दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने सुना कि दीप्ति और धवल राजगढ़ किले में घूमने के लिए गए और वहां पे फंस गए एक अनचाही मुसीबत में। किले में उनका सामना एक पैरानॉर्मल ताकत से हो गया और वो दोनों उसके चंगुल से बच निकलने में कामयाब हुए या नहीं, ये जानने के लिए आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धवल को तो उस साए ने दबोच लिया था, मगर तब तक दीप्ति कमरे से बाहर आने में कामयाब हो गई थी, पर वो रुकी नहीं। थोड़ी दूर आकर उसने पीछे देखा तो धवल को ना पाकर उसकी सांस तो मानो रुक ही गई। तभी उसने देखा धवल कमरे से निकलकर उसी की ओर भागा चला आ रहा है। रुको मत दीप्ति, भागो, यहाँ से बाहर निकलो। और वो दोनों तब तक भागते रहे जब तक निढाल ना हो गए। दीप्ति ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली तो धवल बोला, रुक जाओ दीप्ति, अब वो हमारे पीछे नहीं है। हाँ, लगता है धवल वो कमरे से बाहर नहीं आ सकता। अरे तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है, दिखाओ जरा। ये कहते हुए जैसे ही दीप्ति ने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ तो धवल ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसे अपनी कलाई की हड्डी चटकती हुई महसूस हुई। धवल क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगा कि मैं उस कमरे से बाहर नहीं आ सकता? कहते कहते ही अचानक धवल की आवाज़ बदल गई और उसका शरीर हवा में घुलकर एक काले साए में तब्दील हो गया। वही साया जिससे दीप्ति जान बचाकर भाग कर आई थी। मौत से कौन बच पाया है आज तक? जो तू बचेगी, तुम दोनों की खोपड़ियां भी मेरे संग्रहालय में ही रखी जाएंगी। इससे पहले कि वो काला साया दीप्ति को कुछ भी नुकसान पहुंचा पाता, वहां एक रौबदार आवाज गूंजी। ठहर जा दुष्ट आत्मा। दीप्ति ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां वही गुब्बारे वाला यानी कि शेर सिंह खड़ा था। कुछ बुदबुदाते हुए उसने अपने हाथ में थमी लाठी को जोर से जमीन पर मारा तो तेज हवा का एक झोंका जो उस साए को अपने साथ उड़ाकर उसी कमरे की ओर ले गया जहां से वो आया था। दीप्ति के मुंह से डर और रोमांच के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। शेर सिंह ने उसके साथ खड़े हुए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही मुझे यहाँ लाया है मेम साहब, आप तुरंत इसके साथ किले से बाहर चले जाइए, मैं साहब को लेकर आता हूँ। ये वही बच्चा था जिसको दीप्ति धवल ने गुब्बारे लेकर दिए थे। उस बच्चे ने दीप्ति को अपने पीछे आने का इशारा किया और एक तरफ दौड़ पड़ा। दीप्ति भी उसके पीछे पीछे भागी। कुछ देर में वो दोनों किले से बाहर खड़े थे। दीप्ति अभी अपनी सांसों को संभाल ही रही थी कि उन्हें शेर सिंह धवल के साथ आता हुआ दिखाई दिया। शेर सिंह उसे सहारा देकर ला रहा था। धवल के सिर पर चोट लगी हुई थी। शेर सिंह और उस बच्चे ने उन्हें सड़क तक छोड़ा जहां से उन्हें टैक्सी मिल गई। घबराहट में दीप्ति शेर सिंह का धन्यवाद भी न कर सकी। होटल पहुंचकर डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाई। धवल को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पर डॉक्टर ने 4 दिन का कंप्लीट रेस्ट करने को कहा था। अगले दिन सुबह जब धवल की आंख खुली तो दीप्ति ने उसे रात की सारी घटना बताई। 4 दिन के बेड रेस्ट के बाद जब उन्होंने वापस जाने की तैयारी की तो दोनों ने डिसाइड किया कि जाने से पहले वो शेर सिंह और उस बच्चे को मिलकर जाएंगे ताकि उनका धन्यवाद कर सकें। शेर सिंह का पता धवल को याद था, सो वो दोनों सीधा शेर सिंह के घर पहुंचे। वहां लगी भीड़ देखकर वो दोनों चौंक गए। लोगों से पूछने पर पता चला कि शेर सिंह की 5 दिन पहले ही घर वापस आते समय एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये वही दिन था जिस दिन धवल पहली बार शेर सिंह से मिला था। दोनों को ये समझते देर न लगी कि उस रात किले में उनकी जान बचाने वाली शेर सिंह की आत्मा थी। उन दोनों ने शेर सिंह की मदद करनी चाहिए थी, सो शेर सिंह की आत्मा ने भी उनकी भलाई का जवाब भलाई से ही दिया था, उनकी जान बचाकर। उन दोनों ने शेर सिंह की बेटी से मिलने की बात कही तो पड़ोसी उन्हें अपने घर ले गया और वहाँ कोने में बैठी एक बच्ची की ओर इशारा किया। एक मासूम सी छोटी बच्ची जिसके आंसू
उसके गालों पर ही सूख गए थे वहाँ गुमसुम सी बैठी थी। उसके पास ही एक लाठी रखी थी जिसे दीप्ति ने देखते ही पहचान लिया था। ये वही लाठी थी जो उस रात शेर सिंह की आत्मा के हाथ में थी जब उसने उस दुष्ट आत्मा को भगाया था। पूछने पर पता चला कि शेर सिंह एक बहुत अच्छा तांत्रिक भी था जो उस लाठी के सहारे लोगों की प्रेत बाधाएं दूर करता था। दीप्ति और धवल दोनों उस बच्ची के पास पहुंचे। दीप्ति ने प्यार से उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? उस बच्ची ने 2 पल के लिए कमरे के एक कोने की तरफ मुंह घुमा कर देखा और फिर वापस दीप्ति और धवल की तरफ देखते हुए बोली, सुमन। ये सुनकर धवल बोला, अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है आपका बेटा। हम आपके बाबा के दोस्त हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? हम आपको खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे जैसा कि आपके बाबा चाहते थे। उस बच्ची ने एक बार फिर उसी कोने में देखा तो धवल और दीप्ति ने भी उस ओर देखा। वहाँ शेर सिंह और वही छोटा बच्चा खड़े थे। उस बच्चे के हाथ में वही बैलून थे जो उन्होंने उसे पहले दिन लेकर दिए थे। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। शेर सिंह ने सुमन को इशारा किया तो सुमन ने हामी में सर हिला दिया। ये देखकर दीप्ति और धवल दोनों बहुत खुश हुए। दीप्ति का तो खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं था। उसने उस बच्चे को तुरंत गले से लगा लिया और वो लोग वापस अपने शहर आ गए। इस घटना के बाद दीप्ति और धवल ने हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करना छोड़ दिया था। सुमन की मासूमियत ने उनकी जिंदगी को एक नया आयाम दिया था। सुमन भी बहुत खुश थी। उसे मम्मी पापा जो मिल गए थे। शेर सिंह के सपनों को दीप्ति और धवल पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रहे थे। आज उस घटना को पूरे 25 साल बीत गए थे। सुमन डॉक्टर बन चुकी थी। आज सुमन का जन्मदिन था और सभी लोग उसी के तैयारियों में लगे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन दौड़कर गई और उसने दरवाज़ा खोला तो हमेशा की तरह दरवाजे के पास एक पैकेट रखा था। सुमन ने झट से उस पैकेट को खोला तो उसके अंदर कुछ मिट्टी के खिलौने और लकड़ी के खिलौने थे और साथ में एक चिट्ठी रखी थी। सुमन ने वो चिट्ठी धवल को दे दी। वो चिट्ठी शेर सिंह की थी जिस पे लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज आपने और मेम साहब ने मेरे मरने के बाद भी मेरा सपना पूरा कर दिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है और मुक्ति भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की। ये चिट्ठी पढ़कर धवल की आंखें नम हो गई और उसके मुंह से सहसा ही निकला, जयराम जी की शेर सिंह भाई, जयराम जी की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस बार का अनसुना किस्सा आपको पसंद आया होगा। अब मिलता हूँ अगली बार एक नए अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।